टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इस सिलेबस में क्या क्या दे रखा है इस टॉपिक में। तो इसमें जो हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे भारत के बारे में। तो भारत जो है उच्च पर्वत श्रेणियों और कई बड़ी नदियों का देश है। तो यहाँ भारत में क्या है, बहुत ऊंचे जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और उनसे जो है बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी निकलती हैं। इसके मैदान जो है विस्तृत हैं और पठार भी क्या है, कम चौड़े नहीं, यानी कि पठार भी वो क्या है, वो भी चौड़े हैं और मैदान भी क्या है, बहुत ही बड़े बड़े हैं, विस्तृत हैं। ऐसी विविध भूमि वाला यह विशाल देश जो है, यहाँ पे जो है अभी तो वर्तमान समय में जो आबादी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है देश की आबादी कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पुरानी दे रखी है, इसलिए डाटा उसमें पुराना है ये। फिर अनेक प्रकार की विविधता के होते हुए भी उन लोगों में क्या है, अनेक समान बातें हैं। यानी यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ही विविध हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं एक साथ। तो यहाँ क्या है, ये बहुत ही अनोखी बात है यहाँ। ठीक है, इस प्राचीन और घने बसे हुए देश का भौगोलिक अध्ययन जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोगों के रहन सहन के तरीकों के अंतरों को क्या समझने में हमारी सहायता करेगा। वह उन भौतिक तथा अन्य आधारभूत कारकों को भी समझ सकेगा जो भिन्न प्रकार के लोगों को एक बड़े राष्ट्र और हमारे भारत में क्या करता है, संबद्ध रहता है, जोड़ता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत की जो स्थिति है और विस्तार, उसका कितना विस्तार है, कहाँ पे है भारत देश ग्लोब में। तो भारत या फिर हिंद देश एक ऐसे महासागर के किनारे पर स्थित है जिसका नाम क्या है, उसी के नाम पर पड़ा है। तो आपको पता है जो भारत देश है उसके दक्षिण में आपको क्या मिलता है, हिंद महासागर। तो इकलौता हिंद महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पे है। ठीक है, तो वो कौन है, हिंद महासागर ही एक महासागर है जिसका नाम जो है हिंद। हिंद का मतलब क्या है, भारत, भारत को हिंद भी बोलते हैं। हिंद देश ही क्या है, एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम लिया जाता है। यह हमें बताता है कि प्राचीन समय में भी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था और वाणिज्य में हमारा देश कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, एक ग्लोब को देखो और ध्यान दो कि इस देश की स्थिति एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कितनी मध्यवर्ती है। तो आप मैप में देखेंगे, भारत की स्थिति को देखिए, आप निहारिए। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है, क्या तुम देखते हो कि कर्क वृत्त देश के लगभग आधे भाग से होकर जाता है। तो आप मैप में देखेंगे तो भारत का अगर जो मैप ऐसे मान लो रफली हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये मान लो मैप हो गया रफली यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो रफली अगर मैप बनाते हैं अगर, तो भारत का जो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है आपको देखेंगे तो भारत के लगभग जो है बीच से होकर के गुजरती है ऐसे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि भारत जो है, भारत में जो है कर्क रेखा जो है उसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत जो है इस प्रकार पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध के उष्ण और तथा उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। तो जो आप देखते हैं, मान लो ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, यहाँ से बीचों बीच से 0 डिग्री आपका है ये। तो जो भारत देश है तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि 0 डिग्री के इधर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की जो है मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिण सिरा कन्याकुमारी। तो सबसे अगर दक्षिण में देखते हैं भारत में तो कन्याकुमारी दिखाई देगा आपको। विषुवत वृत्त के केवल 8 डिग्री उत्तर में है, यानी कि विषुवत रेखा जो है मान लो 0 डिग्री है तो उससे 8 डिग्री पे जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, कन्याकुमारी। ठीक है, विषुवत वृत्त के और अधिक समीप भारत का जो है निकोबार द्वीप है। तो लेकिन जो निकोबार द्वीप आइलैंड है हमारे, वो जो है विषुवत रेखा से और नजदीक हैं। इन स्थानों पर जो है सूर्य लगभग सारे वर्ष सिर पर रहता है, यानी कि ऊंचाई पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे खड़े होंगे तो सूर्य जो है आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, लगेगा कि सर के ऊपर है वो। और रात्रि तथा दिन की जो अवधि में जो है अधिक से अधिक केवल 45 मिनट का अंतर पड़ता है, यानी कि दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। परंतु भारत के सुदूर उत्तर बिंदु पर सूर्य की किरणें क्या है, सदा तिरछी पड़ती हैं। यानी जैसे जैसे हम उत्तर भारत में जाएंगे, कश्मीर साइड जाएंगे, तो वहां पर क्या है, सूर्य की जो आने वाली किरणें हैं वो कैसी हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। ठीक है,
फिर यहाँ जो है वहाँ दिन और रात की अवधि का जो है अधिकतम अंतर 5 घंटे तक का हो सकता है। यानी कि यहाँ के जो दिन और रात में जो है बहुत बड़ा अंतर होता है, कभी जो है दिन बहुत बड़े हो जाएंगे और कभी जो है दिन बहुत छोटे हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है रातें, कभी रात बड़ी होंगी और कभी रातें छोटी होती हैं। ये जो है मौसम जैसे होता है वैसे जो है अंतर आता रहता है। भारत के छोरों यानी किनारे जो होते हैं कि इन दोनों सिरों में जो है 30 डिग्री का जो है अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि उत्तरी से लेकर के दक्षिणी तक जाने में जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। अब तो यानी कि जो भारत का विस्तार है वो भी क्या है, बहुत ही अधिक है। 30 डिग्री तक जो है इसका जो है विस्तार है। तो वही लिखा है भारत के छोरों के इन दोनों सिरों में जो है 30 डिग्री का अंतर है लगभग। ठीक है, अर्थात उनके मध्य में यानी कि उत्तर से दक्षिण के मध्य में ये, ठीक है, 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में अगर मेजर करेंगे हम तो लगभग जो है 3200 किलोमीटर की दूरी जो है इनके बीच में, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु में। फिर ये दूरी जो है संपूर्ण पृथ्वी की परिधि के लगभग 12वें भाग के बराबर है। फिर इसका क्या अर्थ निकलता है तो आप इसको समझें, यानी कि जो पूरी जो परिधि है यानी सर्कल है, यानी कि पृथ्वी है मान लो इसकी, तो उसकी परिधि है, ठीक है, तो परिधि का कितना है 12वां हिस्सा है। ठीक है, यानी कि अगर हमको परिधि निकालनी है तो कितनी है 12 गुणे 3200 कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी ये सरकमफ्रेंस आ जाएगी। ठीक है, इतने किलोमीटर। इसका अर्थ है कि अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी भाग में सूर्य निकलने के पश्चात द्वारका यानी गुजरात में है ये द्वारका, ठीक है, यानी कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं और एक अरुणाचल प्रदेश के बिंदु को ले रहे हैं, ठीक है, में वह पूरे 2 घंटे बाद निकलता है। यानी कि अगर सूर्य यहाँ पे निकलता है तो उसके 2 घंटे बाद जो है द्वारका यानी गुजरात में जो है सूर्य निकलेगा। ठीक है, हमारे इतने बड़े देश में एक स्थान से दूसरे स्थान के समय में जो है किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले सूर्य निकल रहा है अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो है बाद में निकल रहा है, तो इससे क्या होगी हम अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि काम काज करने में कहीं ऑफिस जल्दी खुलेगा, कहीं पे ऑफिस को देर से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इससे बचने के लिए क्या किया गया है, एक टाइम जोन माना गया है, यानी कि मानक समय माना गया है। वो कितना माना गया है 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। यानी कि इसके बीच में एक बिंदु ले लिया हमने और हमने बता दिया कि इसके आधार पे जो है टाइम रखा जाएगा भारत का। तो इससे क्या होगा, इसको भी परेशानी कम होगी और इसको भी जो है परेशानी कम होगी। ठीक है, इस मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय जो है संपूर्ण देश के प्रत्येक स्थान का जो है भारतीय मानक समय माना जाता है। यानी यहाँ इस रेखा पे जो टाइम बनेगा वही पूरे भारत में लागू होगा। यहाँ पे इस रेखा पे अगर 2 बजेंगे तो यहाँ पर भी 2 बजे होंगे और यहाँ पर भी 2 बजे माना जाएगा कि हाँ 2 बज गए हैं। ठीक है, क्योंकि समय तो क्या है काल्पनिक है ना, हम अपने हिसाब से मानते हैं वो तो कि कितना बजा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण के प्रायद्वीपों में भारत जो है मध्य में स्थित है। दक्षिण की ओर जो है संकीर्ण होता हुआ, यानी कि आप देखेंगे जो महाद्वीप है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है आप देखेंगे एशिया महाद्वीप है जो इधर जाके क्या हो रहा है संकीर्ण हो रहा है और यहाँ पे जो है जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसा हो रहा है देखिए आप देखेंगे कम होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चौड़ा है और यहाँ पे आगे क्या हो गया कम चौड़ा है, यानी बहुत ही संकीर्ण हो गया है। यह प्रायद्वीप जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित कर देता है। यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का जो वो क्या करता है, इधर वाले को क्या बोलते हैं, पानी इधर यहाँ भरा हुआ है इस एरिया में और इस एरिया में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इधर वाले को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं जो पूर्व में है और पश्चिम में जो है उसको क्या बोलते हैं हम अरब सागर। ठीक है, तो ये अरब सागर हो गया, वो बंगाल की खाड़ी हो गई। इससे भारत को जो है लगभग जो है 700 किलोमीटर की जो यानी जो पूरा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है हमारा उस पे जो है लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई की तटरेखा मिल जाती है। तो इसके दक्षिणी सिरे के अत्यंत जो है निकट श्रीलंका स्थित होने से तथा हिमालय की जो है सर्वोच्च श्रृंखला द्वारा इसकी उत्तरी सीमाओं का क्या है अधिकांश में
निर्धारण होने से भारत का जो आकार है वास्तव में बहुत ही मोहक लगता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये लगभग जो है आपकी जो तट रेखा की बात करते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो टोटल जो है लगभग 7500 के आसपास है। ठीक है, 7500 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे जो है कुछ क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कौन सा डाटा दिया गया है ये। ठीक है, वैसे जो है भारत की जो है तटरेखा की लंबाई जो है लगभग जो है 7500 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देश की जो स्थल सीमा है अकेले कितनी है, 15200 किलोमीटर लंबी है। तो अगर हम बात करते हैं कि देश में जो पूरी स्थल सीमा है यानी अन्य देशों के साथ जो सीमा है वो वैसी ही स्थलीय कर है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ऐसे स्थलीय देशों के साथ कितनी लंबी सीमा हमारी बनती है, 15200 किलोमीटर लंबी है। यदि इस संख्या में जो है तट रेखा की लंबाई जोड़ दी जाती है तो वह संसार की परिक्रमा करने के आधे के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है उसका आधा हो जाएगा, जो परिधि है उसके आधे के बराबर जो है भारत की जो है सागरीय और स्थलीय सीमाएं हैं। यानी कि बहुत ही बड़ा भारत का क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र को दर्शाता है ये। फिर भारत की जो है मुख्य भूमि के अतिरिक्त कुछ द्वीप समूह भी हैं। ठीक, आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे जो है जो कोरल से निर्मित जो है लक्षद्वीप समूह है। भारत संघ के अभिन्न अंग है, ये भारत के अंतर्गत आते हैं। केरल के तट से दूर, तो आपको पता है, मान लो ये अगर रफली मैप बना देते हैं हम ऐसे, तो यहाँ पे केरल आपको मिलेगा, केरल राज्य से कुछ दूरी पर यहाँ आपको मिलेंगे कौन सा, लक्षद्वीप मिलेगा। और इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। ठीक है, तो पूर्वी हिस्से यानी कि पूर्वी तट पे जाएंगे, अगर पूर्वी तट पे जाएंगे तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, और पश्चिमी तट पे जाएंगे तो आपको लक्षद्वीप समूह मिलेगा। तो वही लिखा हुआ, केरल के तट से दूर अरब सागर में लक्षद्वीप नाम के द्वीप हैं। इनमें से अधिकांश कैसे हैं, छोटे छोटे प्रवाल द्वीप हैं। तो आगे जब बड़ी क्लासों में पहुंचेंगे तो प्रवाल पढ़ाया जाएगा कि प्रवाल कैसे बनते हैं वो। ठीक है, प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तो प्रवालों से जो बने हुए द्वीप होते हैं उनको ही बोलते हैं प्रवाल द्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो है क्या मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। संख्या और आकार की दृष्टि से वे क्या है, पर्याप्त बड़े हैं। यानी इधर के जो द्वीप समूह है वो कैसे हैं, संख्या में भी बहुत अधिक है, और आकार यानी कि द्वीपों का आकार है वो भी क्या है, बड़ा बड़ा है। जो लक्षद्वीप हैं वो कैसे छोटे छोटे हैं। तो वहां पे दे रखा है, आपके लिए काम दिया गया है कि भारत के मानचित्र का अध्ययन करो। तो आप अपने मैप में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा ये जो आइलैंड वगैरह दे रखे हैं, और उन देशों के नाम बताओ जिनकी सीमा जो है हमारे देश से मिली हुई है। तो साथ में अपने मैप में देखिएगा कि यहाँ से जो देखेंगे पाकिस्तान मिलेगा, फिर चीन मिलेगी, चीन की सीमा होगी, फिर नेपाल दिखाई देगा आपको, फिर भूटान दिखाई देगा, फिर चीन की सीमा दिखाई देगी आपको, फिर यहाँ पे देखेंगे तो म्यांमार की सीमा दिखाई देगी आपको। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा दिखाई देगी। ठीक है, फिर जलीय सीमा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखाई देगा। चलिए, और यहाँ पे आंसर दे रखा हुए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी यहाँ सीमा बनती है आपकी। यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सीमा बनती है लेकिन बनती है। चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार। हिमालय प्रदेश में जो है भूटान का छोटा राज्य भी स्थित है, और जिसकी प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व यानी कि भूटान की रक्षा का जो उत्तरदायित्व किस पे है, भारत पर है। जो भारत और चाइना के बीच में जो है भूटान एक ऐसा है बफर स्टेट है, यानी बफर स्टेट होता है। फिर क्या कहते हैं, दक्षिण में जो है पाक जल संधि। तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पाक जल संधि कहाँ मिलेगी, तो श्रीलंका और भारत के बीच में है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो दक्षिण में जो है आप देखेंगे मैप में, तो जैसे ही भारत की सीमा खत्म होती है उसके बाद आपको दिखाई देगी पाक जल संधि, जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो नाम से विख्यात एक संकीर्ण जल विस्तार जो है श्रीलंका और भारत की मुख्य भूमि से क्या करता है, पृथक करता है, यानी अलग अलग करता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को देखो, समुद्र पार उनके सामने इंडोनेशिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदेशिया भी बोलते हैं, मलेशिया और थाईलैंड है। तो आप मैप में देखेंगे वहां पर आपको ये देश दिखाई देंगे। ये देश भी हैं जो इन द्वीपों से अधिक दूर नहीं, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उन्हीं के पास में है। एक प्रकार से क्या है, हमारे निकटतम पड़ोसी हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत जो है संसार का जो है 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो 7वें नंबर पर रैंक आती है आकार के आधार पर ये।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व में जो है अगर आकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है, वो रूस है। और सेकंड नंबर पे जो कौन देश है वो आप देख सकते हैं मैप में, उनको देखिएगा कि कौन कौन से क्रम में सुमेलित करिएगा, उनको क्रम में अरेंज करिएगा कि कौन सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। भारत का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है, 7वां स्थान आता है। ठीक है, 7वें नंबर का है बड़ा देश। इसका क्षेत्रफल, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक, लगभग जो कितना, अगर मोटा मोटा अगर आपको याद रखना है तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और संसार के संपूर्ण क्षेत्रफल का केवल लगभग 2% ही है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे जो विश्व है उसका क्षेत्रफल जो है उसका जो है कितना परसेंट है, तो केवल 2% ही है। परंतु यहाँ यही क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि पश्चिमी यूरोप के लगभग 24 राष्ट्र उसमें समा सकते हैं। ठीक है, क्या तुम अब कल्पना कर सकते हो कि हमारा देश कितना बड़ा है। क्योंकि आपने यूरोप का मैप देखा होगा तो यूरोप में देखेंगे आप छोटे छोटे वहां पे देश हैं। ठीक है, लेकिन भारत की अगर तुलना करते हैं तो वहां के 24 राष्ट्र हैं, 24 देश मिलकर के एक भारत बना सकते हैं, कहने का मतलब इतना बड़ा आकार होगा उनका। चलिए अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देख लेते हैं राजनीतिक विभाग। तो पॉलिटिकल में देख लेते हैं, भारत का गणतंत्र राज्यों का समूह है जिसको प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है, अभी जो है वर्तमान समय में जो है इसमें जो है आपके जो राज्य हैं वो कितने हो गए हैं, 28 हो गए हैं। और केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं वो भी कितने हो गए हैं आपके, 8। ठीक है, तो 28 और 8 जो है आपके ये क्षेत्रों में विभाजित हो गया, 28 राज्य हो गए हैं। और संघ शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं, वो 8 हैं। ठीक है, चलिए ये तो चेंज होते रहते हैं तो आप इसको जो है अपडेट करते रहिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 28 राज्य हैं अभी और 8 जो है क्या है, वो केंद्र संघ शासित क्षेत्र हो गए। ठीक है, ये पुराना डाटा दे रखा है तो ये आप कैंसिल कर दीजिए इसको। फिर क्या है, देश के केंद्र में क्या है, बसा हुआ मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा था। अभी जो है कौन हो गया सबसे, ये पुराने एनसीईआरटी है। तो वर्तमान समय में कौन सा है, राजस्थान हो गया है। राजस्थान के भी मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ गया है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश से अलग क्यों हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, तो जब एक में थे तब तो मध्य प्रदेश बड़ा था, लेकिन 2000 में जो है इससे जो है छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, जिसकी वजह से जो राजस्थान है वो वर्तमान समय में सबसे बड़ा है। लेकिन छोटा अगर बात करते हैं, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो तो गोवा है। ठीक है, तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, राजस्थान हो जाएगा आकार में, क्षेत्रफल में। और छोटा कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। फिर संघ राज्यों में जो है सबसे बड़ा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और जो लक्षद्वीप है वो क्या है, सबसे छोटा है। फिर हमारे जो है 4 राज्य हिमालय पर्वतों में बसे हुए हैं। तो देखिए अभी क्या है, वो 5 हो चुके हैं। 5 कैसे हो गए, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो है 5 राज्य जो है कैसे वो है, हिमालयी क्षेत्र हैं में बसे हुए हैं। फिर 6 राज्यों में एवं 2 संघ क्षेत्रों में जो है भारत के क्या है, विशाल मैदान का जो है बहुत भाग सम्मिलित हैं। तो इसमें नंबर आप छोड़ दीजिएगा, आप ये बता दीजिए कि उत्तर भाग में जो है विशाल मैदान है, इतना याद रखिए, क्योंकि चेंज होते रहते हैं राज्यों का जो है, सीमाओं का जो है परिवर्तन होता ही रहता है। फिर भारत के पठारों का जो अधिक भाग है वो मध्य प्रदेश में, तथा थार रेगिस्तान का जो अधिकतर क्षेत्र है वो राजस्थान में है, तो ये तो आपको पता ही है। फिर 5 राज्यों में उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो। तो वहां पे जो है अभी 7 राज्य हो गए हैं वो। ठीक है, टोटल जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शामिल किया था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं इनको। तो कितने वो स्टेट हो गए हैं, अब 7 हो गए हैं। तो ये डाटा एक्चुअली पुराना है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, मुख्य भूभाग से दूर 2 संघ क्षेत्र हैं, जिनमें से एक क्या है, अरब सागर में लक्षद्वीप संघ हो गया। ठीक है, 10 छोटे छोटे बसे हुए द्वीपों का समूह, यानी कि 10 ऐसे द्वीप हैं जिसपे लोग रहते हैं वहां पर। तथा दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में है, 300 से कुछ अधिक द्वीपों का समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप संघ क्षेत्र है। फिर यहाँ पे सब ये दे रखा है, ये सारे डाटा पुराने दे रखे हैं, इनको हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई वगैरह जो है। चलिए आगे देख लेते हैं,
फिर जनसंख्या जो है स्थानीय संस्कृति, भाषा एवं प्रशासनिक सुविधा इत्यादि तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो है राजनीतिक विभाग बनाए जाते हैं, यानी कि जो राज्य वगैरह हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो उनका बंटवारा या फिर उनकी सीमाओं में जो परिवर्तन जो है वो कैसे किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या वहाँ पे क्या है, स्थानीय संस्कृति कैसी है, भाषा कैसी है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है किया जाता है। परंतु बहुत से ऐसे योजक तत्व हैं जो सब राज्यों को एक देश रूप में आबाद किए हुए, यानी कि जोड़े रखे हुए हैं। हमारे तटवर्ती जो हैं राज्य एवं द्वीप समूह तो समुद्र के किनारे में बसे हुए, पर अन्य भूवर्ती स्थलवर्ती यानी जो जिनकी सीमाएं नहीं लगती हैं तटीय क्षेत्र से प्रदेश हमारे देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ वो क्या है, लगे हुए हैं, स्थलीय सीमाएं उनसे बनती हैं, कहने का मतलब। तो यह तो आपको पता ही होगा। ये देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ये अब यहाँ पे भौगोलिक दिखाया गया है भौतिक लक्षण को। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत के जो है 3 प्रमुख भौतिक भागों पर बांटा गया है, उसको बताया गया है। और उन मुख्य नदियों को देखो जो बंगाल खाड़ी तथा अरब सागर में गिरती हैं। तो मैप में देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और भारत को जो है 3 मुख्य जो है भौतिक भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पर्वतीय भाग हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, दूसरा मैदान हो गया विशाल, और तीसरा कौन सा होगा, पठार। ये मुख्य भागों में बांटा गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक आपसे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की सीमाएं जो हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं जो हैं दूसरे देशों की सीमाओं से मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो है कश्मीर जो है आपका, कश्मीर राज्य को जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है डिवाइड कर दिया गया है, बनाया गया है। तो इससे अब देखिए कि टोटल कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं दूसरे देशों से लगती हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना से हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे कितने राज्य हैं उनकी सीमाएं लगती हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थल से मिलते हैं और न समुद्र तट से, ठीक है। विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों तथा उनकी राजधानियों को भारत के मानचित्रों में भरो, यानी कि आप देखें कि कहाँ कहाँ पर जो है किसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट सबसे चीज आती है हमारे भौतिक लक्षण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो भौतिक लक्षण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के मानचित्र को देखिए आप, ठीक है। तुम देखोगे कि पाकिस्तान हो गया, भारत और नेपाल को एक विशाल पर्वतमाला शेष महाद्वीपों से क्या करती है, पृथक करती है। आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये पूरी ऐसे पर्वत श्रृंखला चली है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पाकिस्तान है यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पर, और फिर भारत का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपको नेपाल का क्षेत्र मिलेगा। तो पूरी जो है पर्वतमाला जो है आपकी वो शेष महाद्वीप जो है उससे क्या करती है, अलग करती है। ऐसी बड़ी भौगोलिक इकाई जो स्पष्टता शेष महाद्वीपों से क्या है, पृथक मालूम देती है, उपमहाद्वीप कहलाती है, ठीक है। वास्तव में जो है संपूर्ण उपमहाद्वीप के संदर्भ के बिना भारत के भौतिक लक्षण और जल निकास का अध्ययन क्या करना है, कठिन है, क्योंकि हमको जो है देखना पड़ेगा उसको विस्तार पूर्वक। फिर आगे लिखा हुआ कि हमारे देश के जो है 3 मुख्य भौतिक विभाग हैं, वे हैं कौन कौन सा। पहला क्या है, उत्तर की विशाल पर्वत जो आपको दिखाया हमने, ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो। फिर उसके बाद क्या है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत का विशाल पठार। दक्षिणी पठार के किनारों पर क्या है, संकीर्ण यानी कम चौड़े तटीय पट्टियां हैं, परंतु वे प्रायद्वीपीय स्थल के ही क्या है, अभिन्न अंग हैं। अब हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। तो 3 मुख्य आपके भौतिक विभाजन हैं। पहले हम देख लेते हैं किसके, उत्तर के जो है विशाल पर्वत हैं। तो उत्तर का जो विशाल पर्वत है इंपॉर्टेंट है। भारत के मानचित्र को देखो, तुम अपने देश की उत्तरी सीमा पर देखेंगे क्या, काराकोरम तथा हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला देखोगे, ठीक है। पर्वतों की यह जो श्रृंखला है वो पश्चिम में पामीर के पठार, ठीक है, तो पश्चिम में जो है पामीर के पठार और पूर्व में जो है बर्मा की सीमा के लगभग जो है 3000 किलोमीटर की दूरी में क्या है, फैले हुए हैं। तो पामीर की पठार से लेकर के ऐसे फैला हुआ है पूरा, और ये कहाँ तक फैला हुआ, म्यांमार की जो सीमा है
जिसको वो पहले बर्मा बोला था, अभी इसका नया नाम क्या हो गया बर्मा का, म्यांमार। तो ये लगभग 3000 किलोमीटर में ये पूरा श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, इस पर्वतीय पेटी की चौड़ाई कितनी है, 150 से लेके 400 किलोमीटर, यानी कि ये चौड़ाई अगर बात करते हैं ऐसे तो लगभग जो है 150 से लेके जो है 400 किलोमीटर तक जो है क्या है, चौड़ाई में फैले हुए हैं। चाप के आकार में फैले इन पर्वतों में जो है ऊंचे शिखर, खड़े ढाल और गहरी घाटियां हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो खड़े ढाल हैं इनके, ठीक है, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं और गहरी घाटियां हैं। हिम आच्छादित पर्वत शिखर हैं, छोटी बड़ी हिमानियां, यानी बड़े आकार की भी हिमानियां हैं, जिसको हिमानियों को क्या बोलेंगे, ग्लेशियर, और छोटे आकार के भी हैं। ठीक है, और गहरे महाखड्ड, महाखड्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गॉर्ज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो गहरे गहरे गॉर्ज कहाँ मिलेंगे आपको, हिमालय जो पर्वतीय श्रृंखला है वहां पर, और घने वन, और यहाँ पर जो है घने वन भी पाए जाते हैं जो कोटधारी वन होते हैं। इन पर्वतों को जो है संसार के अत्यंत आकर्षक प्रदेशों में स्थान दिलाते हैं। ये संसार के तरुण पर्वत, तरुण का मतलब नवीन, जो नए हाल फिलहाल में ही बने होते हैं उनको बोलते हैं तरुण पर्वत, क्योंकि ये पृथ्वी के इतिहास में अपेक्षाकृत नए बने हैं। इन पर्वतों की जो समांतर श्रेणियों और संसार के उच्चतम शिखर यह स्पष्ट करते हैं कि ये नए वलित पर्वत है। ठीक है, तो नवीन पर्वत है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे दे रखा है, पामीर के पठार और कश्मीर की जो सिंधु नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियां काराकोरम पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत जो है किनके बीच में फैली हुई हैं, तो पामीर के पठार और कश्मीर की जो है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी और पामीर के पठार के बीच में आपको क्या मिलेगा, काराकोरम पर्वत रेंज मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके पश्चात जो है सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियों को हिमालय कहते हैं, यानी कि सिंधु नदी यहाँ से मालूम निकल रही है और ये ब्रह्मपुत्र आती है, तो इनके बीच का जो है एरिया उसको क्या बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रेणियां बोलते हैं। हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर, नाम से स्पष्ट है, हिम आलय, हिम प्लस आलय हिमालय, तो यानी कि जहां पे जो है बर्फ का घर होता है उसको बोलेंगे हिमालय। फिर अरुणाचल तथा सिक्किम में जो है इस पर्वत प्रदेश को जो है पूर्वी हिमालय कहा जाता है। तो जो पूर्वी हिस्सा है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया या सिक्किम हो गया, राज्य जो है यहाँ पर जो इस पर्वत प्रदेश को क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय कहते हैं। हमारे देश की जो है पूर्वी सीमा पर नागालैंड और मणिपुर में इन पर्वतों का विस्तार जो है पूर्वांचल कहलाता है। तो मान लीजिए आप ये सिक्किम का क्षेत्र हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी हिमालय बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया पूर्वी हिमालय। फिर ये ऐसे चाप के आकार में ऐसे मुड़ी हुई है श्रृंखला, तो यहाँ पे आपको नागालैंड मिलेगा, ठीक है, और मणिपुर मिलेगा यहीं पर। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर जो है यहाँ पर जो है उनको क्या बोलते हैं, ये पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं क्या, पूर्वांचल कहलाता है ये। तो पूर्वी हिमालय की अगर कभी भी बात होती तो इसको आप समझिए, और पूर्वांचल की बात करी जाएगी तो आप इसको समझिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर अगला जो है कश्मीर के उत्तरी भाग में काराकोरम पर्वत हिमालय का जो है उत्तर पश्चिमी विस्तार है। संसार का जो है सबसे ऊंचा द्वितीय पर्वत शिखर केटू। तो अगर हम बात करते हैं कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया। फिर सेकंड नंबर पे किसका स्थान आता है, तो केटू। ठीक है, केटू जो है इसी काराकोरम रेंज का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, इस पर्वत श्रेणी में ही है। ठीक है, इसकी बाल्टोरो नाम की हिमानी भी प्रसिद्ध है। तो बाल्टोरो जो हिमानी है, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ मिलेगा आपको, काराकोरम पर्वत रेंज में मिलेगा। कश्मीर हिमालय की जो अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल हैं। ठीक है, परंतु सबसे प्रसिद्ध और रमणीक यानी देखने में जो बहुत ही अच्छा लगे, कश्मीर की घाटी है। ठीक है, जिसमें झेलम नदी क्या है, बहती है। तो कश्मीर की घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो झेलम नदी वहां से बहती है। मुख्य हिमालय की जो उत्तरतम श्रेणी यानी सबसे उत्तर में कौन है, जो श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहलाती है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो है बर्फ से ये ढकी रहती है। तो जो आपका मुख्य हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, उसके सबसे नॉर्थ हिस्से में जो है क्या जो श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं, हम हिमाद्री कहते हैं। इसकी जो है औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, वो 6000 मीटर है। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय की बात हो रही है।
हिमालय की जो इस पर्वत श्रेणी में जो है संसार की सर्वोच्च चोटियां हैं, जिनमें बहुत सी जो है समुद्र तल से जो है वो 8,000 मीटर ऊंची है, यानी कि 8 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई वाली यहाँ पर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। चलिए आगे दे रखा है नेपाल में स्थित जो है एवरेस्ट शिखर संसार का जो है क्या है सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व में है, और समुद्र तट से उसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है। और अन्य चोटियों में से कुछ जो है कौन कौन सी ऊंची ये चोटियां हैं, वो नंगा पर्वत हो गया आपका, ठीक है, नंदा देवी हो गया आपका, उत्तराखंड में मिलेगा आपको नंदा देवी, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मनासलू हो गया, मकालू हो गया और कंचनजंगा हो गया। ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो नंगा पर्वत है वहीं से आपको जो है दिखाई देगा, ये आपको मिलेगा सिंधु नदी यहीं से है, ऐसे टर्न होती है, ठीक है। तो ये भारत में ही है नंगा पर्वत, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी बार पूछा गया है। ये आप इसको मैप में भी देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं कहाँ मिलेंगी, बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय में। इनमें से अधिकांश चोटियां कहाँ, नेपाल में हैं, क्योंकि ग्रेटर हिमालय का जो मुख्य हिस्सा जो है कहाँ पड़ता है, वो नेपाल में ही पड़ता है। फिर सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा जो है समस्त भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर है। अगर बात करते हैं कि भारत का जहाँ अधिकार क्षेत्र है, जहाँ पे कब्जा है भारत का, वहां पे सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है, उच्चतम शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो आपकी है केटू, लेकिन वो कहाँ पड़ेगी आपको, पीओके में पड़ती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पे वर्तमान समय में भारत का कब्जा नहीं है। फिर हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रेणी हिमालय कही जाती है। तो सबसे पहली जो रेंज हो गई वो क्या है, हिमाद्री कहलाएगी ये, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मध्य हिमालय, ठीक है, इसको हिमालय भी बोलते हैं, ये हो गया आपका हिमालय। और इसके जो बाद तीसरी श्रेणी आती है जो सबसे कम ऊंचाई की है, वो क्या है, शिवालिक होगी, या फिर इसको बोलते हैं वाह्य हिमालय, बाहर का है तो इसको बोलते हैं वाह्य हिमालय, तो वही लिखा हुआ है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 5,000 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, वो लगभग जो है 6,000 मीटर थी, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, वो 5,000 मीटर है। इस श्रेणी पर जो है भारत के जो है कई महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर स्थित हैं। कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश का जो हो गया, मसूरी हो गया आपको जो उत्तराखंड में मिलेगा, नैनीताल ये भी उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग यानी कि सिक्किम में मिलेगा आपको ये। तो आप मैप में इन सबको देखिए, और कौन से राज्य में है, कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर हिमालय की जो है दक्षिणतम श्रेणी जो है शिवालिक कहलाती है। यह श्रेणी क्या है, अभंग नहीं है, वास्तव में पूर्व में यह मुख्य पर्वतों से मिल जाती है, यानी कि पूर्वी हिमालय में जाकर के ये आपस में मिल जाती हैं। यह श्रेणी जो है पंख और मुलायम शैल से मिलकर बनी हुई, यानी कि असंगठित जो पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब बारिश होगी तो इसमें से मिट्टी आसानी से जो है बह जाएगी नदियों के माध्यम से। इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई जो है कितनी है, वो 1250 मीटर से कम है। इनके मध्य में जो है शिवालिक श्रेणियां समांतर स्थित चौड़ी घाटियों को क्या बोलते हैं, दून, ठीक है। तो अगर आपको मान लो जाना है, ये 3 ऐसे रेंज बनी हुई हैं, ठीक है। अगर आपको इस वाले इलाके में जाना है आपको, ठीक है, तो आपको दून के रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा, यानी कि जो कम ऊंचाई की जो चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं उन रास्तों से ही आपको इस वाले इलाके में जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, दून कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इनके मध्य जो है शिवालिक श्रेणियों समांतर स्थित चौड़ी घाटियां, यानी कि इनके जो चौड़ी घाटियां होती हैं उनको क्या है, दून के नाम से पुकारा जाता है। और देहरादून जो है ऐसी ही क्या एक घाटी है, जैसे एग्जांपल की बात है देहरादून हो गई, ठीक है, कोटद्वार दून हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं वहां पर। फिर उत्तर पूर्व में जो है पूर्वांचल पर्वत कई श्रेणियों से मिलकर बने हैं। इनमें कौन से हैं, पटकाई बूम हो गया, तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आप, तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र आपको दिखाई देगा, इस आकार का होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूर्वांचल में फैली हुई कुछ श्रेणियां हैं, ठीक है।
जिनका स्थानीय नाम क्या है वहाँ पर, वहाँ की जो रहने वाली जनजाति वगैरह है उनके नाम पर रखा गया है। इनमें से पटकाई बूम हो गया, नागा लोग रहते हैं, नागा जनजाति लोग रहते हैं तो उनके आधार पर नागा पहाड़ियाँ रख देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ उत्तर पूर्व में जो है पूर्वांचल पर्वत कई श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। इनमें जो है पटकाई बूम हो गया, नागा पहाड़ियाँ, नागा हिल्स हो गई, उत्तर में स्थित है, यानी इधर वाले हिस्से में स्थित है वो। गारो, खासी और जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ मिलेंगी आपको, यहाँ पे मिलेंगी मेघालय में। तो गारो जनजाति का नाम है, खासी भी जनजाति है और जयंतिया ये भी जनजाति है। तो इन जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है इन पहाड़ियों का नाम, ठीक है। ये मध्य में है, यानी यहाँ पे मेघालय वाले क्षेत्र में मिलेंगी आपको ये पहाड़ियाँ। जबकि लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, तो लुसाई पहाड़ियाँ जो दक्षिण वाला हिस्सा है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेंगी, उसको क्या बोलते हैं, लुसाई पहाड़ियाँ जो है वो दक्षिण में स्थित हैं, ठीक है। जो मिजोरम का क्षेत्र है वहां पे लुसाई की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं विशाल मैदान। तो पर्वतों के बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, विशाल मैदान देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे इधर जो मैप में भारत के देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 श्रेणियां तो हो गई आपकी ये पर्वतों की, और इधर आपका पठारी हिस्सा हो गया ये इधर, ठीक है। अब पठार और जो पर्वत होते हैं, पठार और पर्वत के बीच में क्या है, ये निम्न मैदान फैले हुए हैं। ये एरिया क्या कहलाएगा आपका, निम्न मैदान। तो हमेशा जो है कभी भी मैदान कहाँ मिलेंगे, जब 2 ऊंचाई के क्षेत्र होंगे उनके बीच के हिस्से में जो है आपको निम्न मैदान मिलते हैं। तो वही लिखा हो उत्तर के विशाल पर्वतों के दक्षिण में, यानी जो पर्वत थे उसके दक्षिण में उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान स्थित है। जलोढ़, यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिलती है, जलोढ़। तो जलोढ़ द्वारा निर्मित यह प्रदेश जो है अत्यंत समतल है, यानी कि बिल्कुल प्लेन बराबर होगा, ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, ठीक है। अत्यंत समतल है और जो है पूर्व से पश्चिम तक अगर इनके विस्तार की बात करते हैं कितनी दूर तक फैले हुए हैं, यानी कि पूर्व से लेकर के, यानी पूर्व हिस्सा ये हो गया आपका, ठीक है, और पश्चिमी हिस्सा ये हो गया। तो इनका विस्तार लगभग जो है यानी कि कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो 2500 किलोमीटर की जो है ये पूर्व से पश्चिम में विस्तार में पाए जाते हैं। फिर यह विशाल मैदान जो है 2 नदी द्रोणियों से निर्मित है। कौन कौन सी 2 नदी हैं, सिंधु तथा गंगा ब्रह्मपुत्र की द्रोणियां, ठीक है। तो इधर आपको पता है सिंधु नदी बहती है और यहाँ पे आपको पता है कि गंगा नदी बहती है, और इधर से आपको जो है पता है नदी आती है, कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ठीक। मैप में देखेंगे आप तो इन नदियों के माध्यम से ही जो है ये पूरा जो है आपको क्या मिलेगा, मैदान बने हुए हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप की 3 क्या है, महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर इनमें से जो है 2 सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं हिमालय के उस पार से निकलती हैं, यानी कि जो हिमालय रेंज है उसके पीछे से निकलती है। यानी मान लो ये आपका हिमालय क्षेत्र बना हुआ है तो सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यानी कि जो तिब्बत का जो मानसरोवर का क्षेत्र है वहां से सिंधु नदी निकलती है और यहीं पास से ही जो है ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है और यहाँ बाद में अरुणाचल प्रदेश में आकर के भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर ये तीनों नदियां जो हैं यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा भारत में से प्रवाहित होती हैं और पश्चिम पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रवेश करके समुद्र में मिलती हैं, यानी कि बांग्लादेश में आकर के ये मिलती हैं। चलिए आगे दे रखा है कि सिंधु की जो है सिंधु की द्रोणी में जो है सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां। तो मैप में देखेंगे जो सिंधु नदी जो मुख्य नदी है उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां क्या होती हैं, जो मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है। मान लो सिंधु नदी है तो इसी में आकर के जो है अन्य नदियां जो हैं जो सहायक नदियां हैं वो आकर के क्या करेंगे, इसमें मिल जाएंगी। तो वही है, कौन कौन सी हैं 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी और सतलुज। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी के सहायक नदियों के नाम बताइए तो आपको पता होना चाहिए झेलम हो गया, चिनाब हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया और सतलुज नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। इन नदियों का जल जो है अरब सागर में बहकर जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में जाकर के वो गिरती है। अब केवल सतलुज, व्यास तथा रावी नदियां जो भारत के इस मैदानी भाग में से बहती हैं। तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत मुख्य से जो है मुख्य रूप से जो है सतलज हो गई, व्यास हो गई और रावी नदियां जो है भारत के मैदानी भागों में स्थित है, यानी वहां बहती हैं वो। आगे देखिए
विशाल भारतीय मैदान का जो अधिकतर भाग जो है गंगा की द्रोणी में है, यानी गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है उसी में फैला हुआ है। इस मैदान के अधिकतर भाग में यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता नदियां बहती हैं। यानी ये कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। वे सब जो है हिमालय से निकलती हैं, और ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय क्षेत्र से ही निकलती हैं। गंगा की जो है अन्य सहायक नदियां जो है वो कौन सी हैं? चंबल हो गई, सिंधु हो गई, बेतवा हो गई, सोन और दामोदर हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी इधर दक्षिण में है, वहां से जो है ये गंगा नदी है, तो इधर से बहती हुई गंगा नदी में ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो वही लिखा हो, वे विंध्य पर्वत या छोटा नागपुर के प्रदेश से निकलती हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जो है भारत के जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्से में क्या आपको विंध्य पर्वत मिलेगा, यहीं पर छोटा नागपुर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ही ये नदियां निकलती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। और इससे पहले गंगा में जो है यमुना नदी मिलती है इधर से, उत्तर से, इधर हिमालय आपका हो गया। ठीक है, तो इधर से ही गंगा, गोमती हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सभी इसी इधर से जो है मिलती है, यानी कि उत्तर भाग से मिलती हैं, ये दक्षिणी भाग से मिलती हैं। तो ये ध्यान रखना। ऐसे पूछ सकता है कभी कभी कि गंगा नदी के बाएं तट, तो बायां तट कौन सा हो गया? ये बायां तट हो गया आपका, ये बायां तट हो गया, और ये दायां तट हो गया। ठीक है, तो पूछता है कि दाहिने से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं करके, और बाएं से कौन सी नदियां मिलती हैं। तो जो चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, सोन है, दामोदर है, ये दाहिने से मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में है ये, और इधर की फ्लो ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसका दाहिना ये पड़ेगा, बायां ये पड़ेगा। बाएं से कौन मिलती हैं? यमुना हो गई, गोमती हो गई, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, तीस्ता है। तो ये नदियां जो हैं आपके बाएं से मिलती हैं गंगा नदी में। फिर क्या है, गंगा के जो है निचले भाग में विशाल ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आगे जाकर के यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलती है, जो बांग्लादेश में जाकर के गिरती है। ठीक है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व में दोनों मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश बनाती हैं। तो जो गंगा नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं जब, उसके बाद जो है समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में गिरती हैं तो उससे पहले क्या बनाएगी? वो डेल्टा बनाती हैं, और जो क्या है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो अधिकतर भाग है वो कहाँ मिलेगा आपको? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश बसा हुआ है मुख्य रूप से वो डेल्टाई क्षेत्र में ही बसा हुआ है। अब हम देख लेते हैं जो तीसरा भाग है वो भौतिक विभाजन में। तो तीसरा जो विभाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का विशाल पठार। ठीक है, अब हम पेनिसुलर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप मैप में देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? वो पठार कहलाता है। ठीक है, तो विशाल उत्तरी मैदान के दक्षिण में, तो मैदान यहाँ पे मिल गया आपको। अब मैदान के दक्षिण में क्या दिखाई देगा आपको? पठार दिखाई देगा। ठीक है, तो विशाल पठार स्थित हैं। कड़ी और आग्नेय शैलों, यानी कि यहाँ की जो चट्टानें हैं कैसी हैं? वो कठोर हैं, और आग्नेय चट्टानों से मिलकर मुख्य रूप से ये बना हुआ है क्षेत्र। तो वही लिखा है, कठोर और आग्नेय शैलों से निर्मित यह पठार जो है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम भाग है, यानी कि सबसे पुराना हिस्सा जो है। अगर बात करते हैं भारत में कौन सी है चट्टानें हैं, कहाँ मिलेंगी सबसे पुरानी चट्टानें? तो वो पठारी भाग में मिलेंगी। इसके दो स्पष्ट भाग हैं, उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन पठार, यानी कि दो भागों में हम बांट सकते हैं। उत्तरी हिल जो मालवे का पठार में बांट सकते हैं, दूसरा जो है दक्षिण में दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के इस विशाल पठार के उत्तरी भाग की सीमा जो है पश्चिम में अरावली पर्वत और दक्षिण में जगह विंध्य से बनती है। ठीक है, तो दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत दिखाई देगा आपको, और अरावली पर्वत कहाँ मिलेगा? इसके पश्चिमी सीमा बनाती है इसकी। यह पश्चिम में जो है मालवा पठार से ले करके पूर्व में जो है छोटा नागपुर तक जो है फैले हैं। फिर वे भी क्या है? उत्तर की ओर ढालू हैं। अगर बात करते हैं इसकी, जो पठारी हिस्सा है उसका ढाल किधर की ओर है? तो उत्तर की ओर ढाल है। ठीक है, यानी नदियां किधर की ओर बहेंगी? उत्तर की ओर बहेंगी। तो वही लिखा, वे भी जो है उत्तर की ओर ढालू हैं, और सैन्य मतलब धीरे धीरे उत्तरी भारत के मैदानों में विलीन हो जाती है, यानी ढाल जो है किधर जाएगा? उत्तर की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे मैदानों से मिल जाता है। इस बात पर भी ध्यान दो कि इस प्रदेश की जो है सब नदियां जो है गंगा द्रोणी का ही अंग है, यानी कि
क्योंकि इधर से नदियां इधर कब जाएंगी, उत्तर की तरफ, क्योंकि जब ढाल होगा तभी तो जाएगी। हमेशा नदी कैसे चलती है, ढाल के अकॉर्डिंग चलती है, जिधर ढाल होगा उधर नदी बहेगी। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, जो मालवा का पठार है उसका ढाल कैसा है, उत्तर की ओर है, ठीक है। इसलिए सारी नदियां जो हैं, सोन नदी हो गई आपकी, जैसे दामोदर नदी हो गई, ये सारी कहाँ जा रही हैं, वो उत्तर की ओर बह रही हैं। फिर मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, राजस्थान का क्या मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा आपको। मैप में देखिएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको दिखाई देगा, राजस्थान का मरुस्थल दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह अरावली पर्वत के जो है पश्चिम में है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ऐसे मान लो मैप रफली बना लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला ऐसी जाएगी, ठीक है। यही क्या कहलाएगी, अरावली कहलाएगी, ठीक है। तो अरावली का पश्चिम यानी ये तो पूर्वी हिस्सा हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिमी हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। तो वही लिखा हो, यह मरुस्थल जो है चट्टानों और बालू से मिलकर बना हुआ है। यह पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, यानी कि हम देखेंगे, आप मूवी वगैरह भी देखते होंगे, तो उसमें दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है यहाँ का, राजस्थान के, तो वो कैसा है, रेगिस्तानी है, ठीक है। थार के मरुस्थल के इस भाग की कुछ छोटी नदियां जो है लवण झीलों में गिरती हैं, यानी कि नदियां कुछ बहती हैं, वो कहाँ, वो महासागर में गिर के नहीं गिरती हैं, वो कहाँ गिरती हैं, झीलों में ही गिर जाती हैं, या बालू में विलीन हो जाती हैं, यानी बालू में ही सूख जाती हैं। क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, तो इतना पानी नहीं हो पाता है कि वो आगे जा करके यहाँ तक आ पाए, समुद्र तक आ पाए। वो क्या होता है, अंदर ही क्या हो, विलीन हो जाती हैं, यानी कि सूख जाती हैं, या फिर किसी झील में जाके गिर जाती हैं। इस प्रकार यह अंतः स्थलीय जल निकास का प्रदेश है। ऐसे ऐसी नदियां हैं यहाँ पर जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतः स्थलीय जल निकास का प्रदेश, यानी कि अंतः स्थलीय यानी कि भूमि, यानी कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाएंगी नदियां, और अंदर ही वो समाप्त हो जाती हैं। इसको ही बोलते हैं अंतः स्थलीय जल निकास का प्रदेश। फिर हम देख लेते हैं दक्कन के पठार का जो पश्चिमी किनारा है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। जैसे ये आप देखेंगे ऐसे मैप में, तो ये वाला आपको जो हिस्सा मिलेगा, ये इसी को क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है। तो दक्कन के पठार का जो पश्चिमी किनारा है वो सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों से बनता है। यानी कि ये इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, सह्याद्री जो है उस क्षेत्र में आपको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं इसको है, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्वत चोटियां हैं उनके श्रेणियां हैं, उनका नाम क्या है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, और कार्डामम की पहाड़ियां यहाँ पे मिलाई दिखेंगी आपको। तो मैप में देखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगी। अरब सागर की जो ओर दृष्टिक्षेप करते हुए, यानी कि इधर की ओर गिरते हुए, ये पर्वत तट के समांतर चले गए, यानी कि तट है जो उसी के पर्वत जो है उसी के समांतर समांतर ये पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी। उत्तर से दक्षिण की ओर की इनकी औसत ऊंचाई क्या है, बढ़ती जाती है। तो उत्तर में ये आपका उत्तरी हिस्सा हो गया, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि चोटी जो ऊंची कहाँ मिलेंगी, तो दक्षिणी हिस्से में ऊंची चोटी मिलेंगी, और कम ऊंचाई की चोटी कहाँ मिलेंगी, तो उत्तरी हिस्से में कम ऊंचाई की चोटियां मिलती हैं। फिर समुद्र तल से क्या है, 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केरल का जो है अनाईमुदी पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का क्या सर्वोच्च शिखर है। तो अगर बात करते हैं कि क्या होगा, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत कौन मिलेगी आपको, तो अनाईमुदी मिलेगी यहाँ पर केरल के, ठीक है। तो यहाँ पर केरल मिलेगा आपको, तो केरल में ही एक है अनाईमुदी पर्वत, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर दक्कन का पठार जो है पूर्व की ओर मंद गति से ढालू होता है, ठीक है। ढाल कैसे है, इधर की ओर ढाल है, यानी कि पूरब की तरफ ढाल इसका है, लेकिन मंद गति से ढाल होता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक सीमित है, यानी कि लगभग इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 300 से लेकर 900 मीटर तक इस भाग की ऊंचाई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब पठार के जो है पूर्वी हिस्से में, ठीक है, पठार के जो है पूर्वी हिस्सा किनारे पर जो पहाड़ हैं वे निम्न और खंडित हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे मैप, अगर ये तो पूर्वी हिस्से की बात हो रही है, निचले हिस्से की बात हो रही है, ये पूर्वी हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कम ऊंचाई के हैं, निम्न है यानी कम ऊंचाई के हैं, और लगातार नहीं, खंडित है, यानी कि कंटिन्यूअस पर्वत नहीं मिलेंगे यहाँ पर, खंड खंड के रूप में मिलेंगे कि यहाँ पे होंगे, मान लो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, कंटिन्यूअस श्रृंखला नहीं मिलेगी आपको, ठीक है।
फिर सामूहिक रूप से वे पूर्वी घाट के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको बोलते क्या है? पूर्वी घाट बोलते हैं, क्योंकि पूरब में है इसलिए पूर्वी घाट बोलेंगे। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट जो है नीलगिरी के शिखर पर आपस में मिलते हैं, यानी कि इधर से एक पश्चिमी घाट आया आपका और इधर से जो पूर्वी घाट आया, आपस में मिलेंगे कहाँ पे? नीलगिरी के पास। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ऐसे पूछते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे आपस में मिल जाते हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियां हैं हिमालय की तरह ना ऊंची है, यानी कि ये ऊंची भी नहीं है और ना ही नई है, यानी पुरानी है, और ना ही इन पर कोई हिमानियां हैं, क्योंकि गर्मी का क्षेत्र है यहाँ पर तो, और कम ऊंचाई भी है तो यहाँ पे बर्फ नहीं होगी। ठीक है, ये पूर्वकालीन ऊंचे पर्वतों के क्या है? बचे खुचे अंश हैं, यानी पहले कभी ये ऊंचे ऊंचे पर्वत रहे होंगे लेकिन अब क्या है? घिस पिट गए हैं वो और कम ऊंचाई के बचे हुए हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। लगभग सारे महाराष्ट्र, ठीक है, पूरा जो संपूर्ण महाराष्ट्र है तथा गुजरात व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में फैला हुआ दक्कन का पठार के उत्तर पश्चिमी भाग जो है दक्कन ट्रैप नाम की ज्वालामुखी शैलों से निर्मित हैं। तो दक्कन का पठार कहाँ फैला हुआ है? तो मुख्य रूप से जो है पूरा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो गया। यहाँ पे जो जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? वो ज्वालामुखी पर्वत से निकली ही जो बेसाल्ट निकलता है, ज्वालामुखी पर्वत से लावा निकलता है, उससे बनी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, ये जो है शैल लावा के प्रवाहों से बनी है, यानी लावा के बहने से बनी हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित नर्मदा नदी मालवा के पठार को जो है दक्कन से पृथक करती है, यानी कि आपका मालवा का पठार इधर हो गया, मान लो ये मालवा का पठार हो गया और उसके बीच में नर्मदा नदी मिलेगी आपको, नर्मदा नदी, और इधर क्या मिलेगा आपको? दक्कन का पठार मिलेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी जो है मालवा के पठार को जो है दक्कन से क्या करती है? अलग करती है। वह उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य से होकर एक संकीर्ण घाटी में बहती है। नर्मदा नदी की बात हो रही है, तो नर्मदा नदी जो है किनके बीच बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा पर्वतों के दक्षिण में जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली एक और नदी है जिसका नाम क्या है? तापी। ठीक है, तो सतपुड़ा जो रेंज है उसके जो है दक्षिण में क्या मिलेगी आपको? तापी नदी मिलेगी। ठीक है, नर्मदा के समान तापी भी जो क्या है अरब सागर में गिरती हैं। तो ये दो इकलौती नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं जो कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में गिरती हैं। गिरना किधर चाहिए? इधर गिरना चाहिए, पूर्वी जो तट है आपका उधर गिरना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरती हैं क्योंकि ये कैसी नदियां हैं? ये रिफ्ट वैली है, यानी कि ये घाटियों में बहती हैं और ये क्या है? रिफ्ट वैली होती है उसमें बहती हैं, इसलिए जो है इनका ढाल जो है किधर की ओर है? ये ढाल जो इसका बना हुआ है वो अरब सागर की तरफ के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैप में बता देता हूँ आपको। मान लो ये आपका ये मैप हो गया रफली। ठीक है, तो मुख्य रूप से नदियां इधर गिरनी चाहिए। क्यों गिरनी चाहिए इधर नदियां? क्योंकि ढाल किधर की ओर है? पूर्व की तरफ ढाल है। लेकिन दो नदियां हैं जो इधर की ओर गिरती हैं, एक तो आपकी हो गई नर्मदा नदी हो गई और दूसरी नदी हो गई तापी नदी हो गई। ये इधर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली है और जिसका ढाल किधर की ओर है वो अरब सागर की तरफ है, इसलिए जो है इधर की ओर गिरती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे लिख रखा है क्या? नर्मदा के समान तापी भी जो अरब सागर में गिरती है, मैं दिखा दिया आपको। दक्कन के पठार से जो है पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अब दक्कन का जो पठार का इलाका है, ये जो पठारी इलाका है, दक्कन का पठार का इलाका है, अगर हम बात करते हैं पूरब में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं मुख्य? तो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई व कावेरी हैं। तो आप इनको मैप में जरूर देखिएगा। ये सारी नदियां कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो वही लिखा है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पश्चिम में जो है दक्कन के पठार के किनारे एक जो है संकीर्ण तटीय मैदान है, यानी कि आप अगर मैप में देखते हैं तो यह मान लो मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे संकीर्ण जो है, जो पश्चिमी घाट का इलाका है, ये पश्चिमी पर्वत श्रृंखला होगी। ठीक है,
उस पर्वत से जो है जैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही पतले जो है क्या दिखाई देंगे, मैदान दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिमी जो है तटीय मैदान है, और इधर क्या मिलेगा आपको, पूर्वी तटीय मैदान मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उत्तर में जो है अधिकतम चौड़ा है, तो जो मैदान है ये उत्तर में क्या है, वो चौड़े होंगे। नहीं, यहाँ पे मैदान होंगे वो कैसे होंगे, चौड़े होंगे, और यहाँ पे आके कैसे होंगे, संकीर्ण होंगे, कम चौड़े होंगे। जहां पर उसमें गुजरात का जो है मैदान सम्मिलित है, यहाँ पे गुजरात का जो एरिया है वो भी आता है। गुजरात के दक्षिण में यह क्या है, तटीय पट्टी दो भागों में विभाजित है। उत्तर में क्या है, कोंकण, और दक्षिण में मालाबार। तो जो कोंकण कहाँ मिलेगा आपको, जो गोवा का क्षेत्र हो गया। ठीक है, गोवा का जो क्षेत्र हो गया वहां पर आपको क्या मिलेगा, कोंकण मिलेगा। और मालाबार कहाँ मिलेगा आपको, मालाबार के मैदान मिलेंगे केरल के पास। यह तट रेखा जो है साधारण रूप से दंतुरित है। दंतुरित का मतलब ऐसे कटी फटी जो होती है उसको बोलते हैं दंतुरित। जिसकी उत्तरी भाग में क्या है, एस्चुरी, और दक्षिण में विशेषकर केरल में लैगून क्षेत्र हैं। तो लैगून कभी भी आते हैं, लैगून क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, तो केरल में पाए जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बम्बई और मार्मा गोवा, यानी गोवा की बात हो रही है, भारत के दो सर्वोत्तम प्राकृतिक पोताश्रय हैं। यानी मुंबई पोर्ट हो गया आपका, मार्मा गोवा पोर्ट हो गया, ये कैसे हैं, प्राकृतिक पोताश्रय, नेचुरल पोर्ट हैं ये। इनको बनाने में जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर पूर्वी तटीय पट्टी जो है पश्चिमी पट्टी की अपेक्षा कैसी है, तो जो पूरब में जो पाए जाएंगे आपको, ठीक है, वो जो है पश्चिमी तटों की अपेक्षा क्या है, अधिक चौड़े हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, अधिक चौड़े हैं क्योंकि ढाल कम है यहाँ पर। ठीक है, मान लो अगर मैप में देखते हैं, अगर मान लो आप ये, तो ये आपका हो गया मैप, ये तो यहाँ के जो तट हैं वो कैसे हैं, चौड़े हैं। यहाँ पे जो तट हैं कैसे हैं, चौड़े मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढाल कम है। और इसमें जो है मुख्य रूप से कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी है, और महानदी के उपजाऊ डेल्टा हैं, क्योंकि ये सारी नदियां क्या हैं, इधर ही तो बहती हैं। ठीक है, तो ये इधर ही बहती हैं, तो इनके जो है डेल्टा के मैदान मिलते हैं यहाँ पर। पूर्वी तट का जो है दक्षिणी भाग जो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग यानी कि आपको ये होगा कोरोमंडल हो गया। ठीक है, ये हो गया कोरोमंडल हो गया, और यहां से यहां तक का एरिया है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार, जिसमें आपका जो है उड़ीसा का जो आता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का आएगा, और फिर ये आपका जो तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। तो वही लिखा है, यह तटीय पट्टी जो है उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में मिल जाती है। तो ये जो पूरी जाएगी पट्टी आगे जाकर के मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं भौतिक विभाजन के बाद देख लेते हैं भारत की भौगोलिक एकता। ठीक है, भौगोलिक रूप से कैसे वो एक है, आपस में जोड़े रखती है। तो भारत के जो सभी भौतिक विभाग क्या हैं, आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। सभी भाग क्या एक दूसरे पर क्या है, निर्भर भी हैं। भारत ने जो है अपना वर्तमान स्वरूप और आकार कैसे प्राप्त किया, इसकी कहानी क्या है, अत्यंत प्राचीन है, और साथ साथ अति रुचिकर भी है, इंटरेस्टिंग भी है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एक समय में तलहटों से बने हिमालय पर्वत एक उथले समुद्र के तल थे। यानी जहाँ पे वर्तमान समय में हिमालय है वहां पर क्या एक उथला समुद्र था। वे समुद्र तल धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर उठे। ठीक है, जबकि एक ओर जो है प्रायद्वीपीय भारत के भूखंड और दूसरी ओर क्या थे, एशिया के मुख्य भूमि के भूखंड एक दूसरे के क्या है, अधिक निकट आने लगे। तो इधर मान लो एशिया का क्षेत्र था, इधर प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र था ये। ठीक है, ऐसे मान लो, और इनके बीच में क्या था, उथला हुआ समुद्र तल था। ठीक है, तो ये इधर की ओर जा रहा था। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये जो बीच का हिस्सा जो है कैसा हो गया, ये उठता चला गया ऊपर की ओर, हिमालय पर्वत बन गए। चलिए आगे देखते हैं। जिस समय तक जो है हिमालय पर्वतों ने जो है पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त की होगी, उनसे बहने वाली नदियों ने जो है विशाल भारतीय मैदान की जो है अधिकतर रचना कर डाली थी। फिर उत्तर के जो विशाल पर्वतों ने जो है अतीत में यानी पुराने समय में शेष महाद्वीपों से हुए आक्रमणों से भारत की रक्षा की, क्योंकि हिमालय पर्वत था इसलिए जो है उत्तर से आक्रमण संभव नहीं था। इससे भारत में जो है शांति और समृद्धि में सहायता मिली है। इसी कारण क्या है, भारत अपने पृथक राष्ट्र तत्व और विशिष्ट संस्कृति का क्या है विकास कर सका, यानी कि औरों से बिल्कुल अलग रहा है। लेकिन आज के हवाई जहाजों के युग में ये पहले की तरह रक्षा पंक्ति का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो एरोप्लेन वगैरह आ गए, वो हिमालय के ऊपर से उड़ करके आ सकते हैं या फिर और कहीं अन्य जगह से आ सकते हैं।
यदि शत्रु हिमालय के दर्रों को पार कर ले तो शत्रु दल को रोकना क्या है, बहुत कठिन हो सकता है। यह पर्वतीय प्रदेश जो है देश की वन संपत्ति और जल शक्ति का क्या है, भंडार है। यानी जो हिमालय पर्वत है वो वहां पे वन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है और जल शक्ति का भी क्या है, वो भंडार है। फिर उत्तरी भारत के जो विशाल मैदानों की गणना जो है संसार की सबसे महत्वपूर्ण और उर्वर यानी जो फर्टाइल लैंड होती है वहां उसमें गिनी जाती है। ठीक है, कृषि भूमियों में की जाती है, यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है मैदानी एरिया में वो बहुत ही कैसी है, उर्वर है, यानी कि फर्टाइल लैंड है। फिर भारत के लगभग जो है 40% लोग इसी भाग में रहते हैं, यानी इन्हीं मैदानों में लगभग जो है कुल जनसंख्या का 40% भाग इसी भाग में निवास करता है। यह भाग जो है देश के विभिन्न उद्योगों के लिए कृषि कच्चे माल बड़े पैमाने पर जुटाता है। यहाँ से यानी कि कृषि कच्चा माल जो होता है उद्योगों के लिए मिलता है। फिर भारत का जो विशाल पठार उन खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण भंडार है जिन पर हमारे आधुनिक उद्योग निर्भर हैं। तो आपने देखा कि जो पठार है वहां से क्या मिल रहे हैं, हमको खनिज मिल रहे हैं। जो मैदानी इलाका है वहां से हमको अनाज मिल रहा है, कृषि मिल रही है। और पर्वत जो है वो क्या करते हैं, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तटीय पट्टियों में मुख्यतः पूर्व में जो है भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। जो पूर्वी तट है, पूर्वी तटीय मैदान है, वहां पे मुख्य रूप से जो है चावल की खेती की जाती है, जो कृष्णा, गोदावरी, महानदी इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। हमारे प्रमुख पत्तनों वाले नगर जो हैं आंतरिक व्यापार के बड़े केंद्र होने के अतिरिक्त हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के प्रवेश मार्ग बन गए हैं। यानी कि जो तटीय क्षेत्र पे जो नगर हैं, पोताश्रय हैं, उनके माध्यम से जो है हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। वास्तव में जो क्या है, भारत देश जो है का कोई भी एक भाग जो है बिना दूसरे भाग की पर्याप्त सहायता के अपनी अधिकतम उन्नति नहीं कर सकता। यानी जो पूरा जो देश है वो आपस में जो है मिलजुल करके जो है उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहा चैप्टर आज का। और इसमें कुछ आप परिभाषाएं दे रखी हैं, आपको पता ही होंगी कि उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं। तो क्या होता है, एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से क्या है स्पष्टता भिन्न दिखाई देती है, यानी अलग दिखाई पड़ती है। फिर भारतीय मानक समय हमने आपको बता ही दिया आपको है। तो मानक मध्याह्न रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री है का स्थानीय समय जो सारे देश के मानक समय माना था। ठीक है, सारे देश का जो मानक समय माना है उसी को क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।